गोल्ड यानी सोने के रेट हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोग इसमें खूब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सोने की इसी अहमियत को देखते हुए हम आपको इससे जुड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हम 5000 ईयर्स पीछे ले चलते हैं। यह वो समय था जब मिस्र के कस्बी मजदूरों को सोने को भट्टी में पिघलाकर ठंडा करने का जो काम मिला था उसे 5000 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक इंसान करीब 1,25,000 टन सोना धरती से निकाल चुका है। इतने सालों में गोल्ड के ऊपर लिखे गए साहित्य की बात करें तो इन किताबों का वजन तो गोल्ड के 1.25 लाख टन वजन को भी ओवरटेक कर देगा। करीब 5000 ईयर्स पहले बड़े पैमाने पर मिस्र में खदानों से सोना हाथ लगा था। धरती के गर्भ से बड़े पैमाने पर सोना हासिल करने वाली ये घटना हैरत अंगेज थी। मिस्र के लोगों ने नील नदी के किनारे सोने के कणों को हासिल करना शुरू कर दिया था। इसका आर्थिक महत्व और अर्थशास्त्र भी उस समय के लोग समझ गए थे। तब कोई सिक्कों का अस्तित्व नहीं था, नोट की तो बात छोड़ ही दो। और तब सारा कारोबार सोने से चलता था। इस सोने के कारण कई सारे साम्राज्य बने और कई तबाह भी हो गए। एक दौर वो भी आया कि सम्राटों की लश्करी ताकत भी इन सोने पर निर्भर थी। आज हम धरती पर जितना भी सोना देखते हैं वह हमेशा से यहाँ नहीं था। ब्रह्मांड में कहीं पर भी गोल्ड सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। धरती पर जो गोल्ड पाया है वो अरबों साल पहले हुई उल्का वर्षाव के कारण मिला है। माना जाता है कि धरती पर जितना भी गोल्ड है वो मरे हुए तारों से आया है और वहां से धरती के भूगर्भ में चला गया। धरती आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी और उसके साथ धरती पर जो भी धातुएं थी वो ठंडी होकर धरती की बाहरी परत के आसपास स्टोर हुई। धरती की बाहरी सतह की डेंसिटी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है, जिस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व धरती की ऊपरी सतह पर उभर कर आए। क्योंकि यह तत्व हल्के थे, बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मर्क्यूरी और प्लैटिनम जैसी भारी वस्तुएं अपने अनुभार के मुताबिक धरती के पाताल में चली गई। शायद यह धातुएं हमेशा के लिए वहां पर कैद होकर रहती, लेकिन धरती पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन धातुओं को कैद खानों से तोड़कर बाहर लाना शुरू कर दिया। धरती के लावा के रगड़े के साथ यह सभी वस्तुएं धरती की सतह पर ऊपर आने लगी। धीरे धीरे आग के ये पहाड़ भी गलने लगे और सोना नदियों और समुद्र में जाने लगा। इससे इन स्वर्ण कणों का जत्था बड़े समुद्रों और बड़ी नदियों के मामले में इतना कम था कि उसे हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाली थी। मध्य युग में यूरोपीय देशों में गोल्ड दुर्लभ था। मिडल ईस्ट में रेगिस्तान था, कोई नदी या नाले नहीं थे, इसलिए अरब देशों में भी गोल्ड की अछत थी और गोल्ड की इस समस्या को हल करने के लिए वहाँ के कीमियादार अपना दावा आजमाने लगे। यूरोपियन और मिडल ईस्ट के एल्केमिस्ट ने पारे को गोल्ड में बदलने की कोशिश चालू कर दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पारे और गोल्ड के नाभिकीय भ्रमण कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। जहां पर गोल्ड में इलेक्ट्रॉन का टोटल 80 होता है तो पारे का 79। उस समय के एल्केमिस्ट ने सोने और पारे के बीच के इस 1 इलेक्ट्रॉन वाले छोटे से अंतर को मिटा देने की सोची और इसके लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब फेल रहे और पारे को गोल्ड में कोई परिवर्तित नहीं कर पाया। फिर भी इन अल्केमिस्ट की मेहनत बेकार नहीं गई। भले ही वो पारे को सोना ना बना पाए हो, लेकिन पारे को गोल्ड बनाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयोग किए उसमें पारे को नहलाने के लिए उन्होंने 3 एसिड्स का आविष्कार किया, जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड थे। ये एसिड उद्योग जगत में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन तीनों एसिड्स के बिना औद्योगिक जगत बन ही नहीं पाया होता। यूरोपीय अल्केमिस्ट तो यूरोप की प्रजा के मनोरथ साकार नहीं कर पाए, लेकिन 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज और स्पेनियार्ड मध्य और उत्तर अमेरिका गए। दरअसल यूरोपियन के जाने से पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुछ सभ्यताएं रहती थी जो वहां के मूल निवासी थे, जिनका नाम इक्का सिविलाइजेशन था और उस जगह पर सिर्फ सोना ही सोना मिलता था। वहां के भूभाग की जमीनी रचना ही ऐसी थी कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा सोने का भंडार वहां पर आया था। हालांकि लोहा वहां पर नहीं था और इक्का सभ्यता के लोग यह भी नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है, इसलिए इक्का सभ्यता के लोग हर चीज में सोना घुसा देते थे। इक्का सभ्यता के लोगों के घर के बर्तन, चेयर, चम्मच सब कुछ सोने से बना होता था। यह लोग भी शवों के साथ सोने के आभूषण भी दफन कर देते थे। फिर भी सोना इनके पास इतना था कि जमीन से खुद ही नहीं रहा था। लेकिन उनके सोने के भंडारों में खुदाई के लिए पोर्तुगीज और स्पेनियार्ड वहां आ गए। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा जनसंहार किया
कि इक्का सभ्यता का ही नाश कर दिया और सारा सोना भरकर यूरोप ले गए। 18वीं सेंचुरी में ही करीब 1350 टन से भी ज़्यादा सोना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूरोप ले जाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1848 की बात करें तो एक जेम्स मार्शल नाम के यूरोपियन को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की एक नदी में चमकदार सोने के कण मिले। रातों रात हजारों लोग उस जगह पर बस गए और एक गांव का निर्माण हुआ, जो कुछ समय बाद सैन फ्रांसिस्को के नाम से जाना गया। इसके बाद इस पीली और चमकदार धातु का भंडार अमेरिका में भी बढ़ने लगा। इसके बाद साइबेरिया में भी सोना मिला और रशिया भी स्वर्ण जड़ित हुआ। उसके बाद साउथ अफ्रीका में सोने की एक नहीं 5-5 खदान मिली और अफ्रीका भी स्वर्ण जड़ित हुआ। लेकिन अफ्रीका की बदनसीबी यह कि वह बस मजदूर ही रह गए और वह खुद का सोना खुद ही यूज ना कर सके, क्योंकि ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ के नाम पर कंट्री हो में लूट मचा रखी थी। इस तरह कुछ देश सोने के कुबेर भंडार हो गए। अमेरिका की बात करें तो वहां पर आमतौर पर 14 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। यूरोप में यह चलन 18 कैरेट का है, मिडल ईस्ट में 21 कैरेट, जबकि भारत में 22 कैरेट के गहने बनाए जाते हैं। वर्ल्ड में सरकारी तौर पर सबसे ज्यादा गोल्ड वाला देश अमेरिका है, जिसके पास 80,134 टन सोना है, जबकि माना जाता है कि इंडिया के पास करीब 800 टन सोना है, जिसमें से 760 टन सोना आरबीआई के पास है। जनता के प्रिजर्व भंडार की बात की जाए तो दुनिया में कोई भी शायद ही भारत के आगे टिके। हालांकि सोने की खदानों के मामले में हम पहले से कंगाल है और ना ही हमारी नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं। भारत के व्यापारी सदियों से मसाले, कपड़ा और कलाकृतियों को विदेशों में जाकर बेचा करते थे और उस समय यह जरूरी चीजें आज के पेट्रोल से भी ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। इसी व्यापार के बदले भारत में सदियों से सोना और चांदी आ रहा है और ऐसे हम गोल्ड के प्रिजर्वर बन गए। भारत की आम जनता के पास बहुत सोना है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के एक आंकड़े के मुताबिक भारत के पास आज करीब 10,000 टन से भी ज्यादा सोना है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।